आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्चर ड्रोन के बारे में। आर्चर बेसिकली रुस्तम 1 का मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसको एक आर्म ड्रोन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस ड्रोन को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसका डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया गया है और अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ में मिलकर इसका प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। बेसिकली एडीई की तरफ से एक ओपन टेंडर रिलीज किया गया था जिसके तहत इंडस्ट्री पार्टनर्स को इनवाइट किया गया था इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। ये ड्रोन अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अभी तक इस ड्रोन के वेपन सिस्टम टेस्ट नहीं किए गए हैं। तो चांसेस हैं कि जब ये इंडस्ट्री पार्टनर अपनी पहली यूनिट भारतीय सेनाओं को डिलीवर करेंगे और वो यूजर ट्रायल शुरू करेंगे तब ये वेपन सिस्टम टेस्ट किए जाएंगे। इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 2 सरकारी कंपनी 4 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में कॉम्पीट कर रही हैं। सरकारी कंपनीज हैं BEL और HAL। वहीं पर अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात की जाए तो ये कंपनीज हैं अल्फा डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, काइनेको लिमिटेड, L&T और लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड। प्रैक्टिकली यहाँ पर HAL को छोड़कर किसी भी वेंडर के पास में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन DRDO की तरफ से इन वेंडर्स को आर्चर ड्रोन की टेक्नोलॉजी दी जाएगी और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद में ये ड्रोन्स शॉर्टलिस्टेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग के बाद में इनके वेपन सिस्टम्स ट्राई करके इनको इंडक्ट किया जाएगा। ये चीज हम सब समझ चुके हैं कि आर्चर रुस्तम 1 का मॉडिफाइड वर्जन है और रुस्तम 1 ऑलरेडी अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है। थियोरेटिकली रुस्तम 1 ने अपनी पहली उड़ान नवंबर 2009 में भरी थी, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ऑपरेटर ने इसका इंजन बाय मिस्टेक हवा में ही बंद कर दिया था, जिसके बाद ये ड्रोन क्रैश कर गया था। लेकिन 1 साल से कम समय में ही इसका दूसरा प्रोटोटाइप बनकर तैयार था और ऑफिशियली इस ड्रोन ने साल 2010 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। साल 2015 तक ये ड्रोन अपने सारे ऑब्जेक्टिव मीट कर चुका था और बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस इसकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रखते हुए एक बड़े सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया और वो बड़ा सिस्टम था रुस्तम 2। इस वीडियो के दौरान हम लोग रुस्तम 2 के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन केवल अपडेट के तौर पर यहाँ पर हम लोग ये चीज आपको बता देते हैं कि ये ड्रोन भी अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और ये भी अब प्रोडक्शन में जा चुका है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आमतौर पर जिन चीजों के बारे में हम लोग बातचीत नहीं करते हैं उसको यहाँ पर हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस एक बहुत वास्ट एरिया को कवर करती हैं और जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, स्पेशली माउंटेनियस एरिया में, वहाँ पर किसी भी रैंडम प्रकार का ड्रोन भारतीय सेनाओं के लिए यूजफुल नहीं रहेगा, स्पेशली ऐसे ड्रोन्स जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के साथ में आते हैं। देखिए, माउंटेनियस टेरेन में अगर एक UAV माउंटेन के पीछे चला जाता है तो बेस स्टेशन और UAV के बीच में जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा और जिस तरीके की टेरेन लद्दाख, अरुणाचल या कश्मीर के कुछ हिस्सों में है, वहां पर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन वाले ड्रोन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। दूसरा एंगल है PLA और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्सेस। बेसिकली दोनों पाकिस्तान और चाइना के पास में लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी है और ये दोनों ही देश बड़ी ही आसानी से ड्रोन बेस स्टेशन को टारगेट कर सकते हैं और एक बार बेस स्टेशन ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये ड्रोन किसी काम के नहीं बचेंगे। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सैटकॉम का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से दोनों ड्रोन्स में यानी कि आर्चर और रुस्तम 2 में सैटकॉम को ऐड किया गया है। यानी कि बेसिकली आप बैंगलोर में बैठ के लद्दाख के ऊपर इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर पाकिस्तान और चाइना को इसके बेस स्टेशन को उड़ाना है तो उनको वेरी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग वाला है। देखिए, वापस से जिस टेरेन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वहां पर रिमोट कंट्रोल टेक ऑफ और लैंडिंग काफी डिफिकल्ट हो जाता है और इन टेरेन्स में एक तो विजिबिलिटी काफी कम होती है, ऊपर से विंड स्पीड काफी तेजी से बदलती रहती है। ऐसे में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग एक बेहतर विकल्प होता है। और तीसरी चीज, इसमें यूज होने वाले वेपन सिस्टम्स, नॉर्मली ड्रोन्स में यूज होने वाले वेपन सिस्टम्स को हल्का बनाने के लिए उनको अनपावर्ड रखा जाता है। जैसे कि टर्किश बायरेक्टर DB2 ड्रोन में MAM-C और MAM-L अनपावर्ड सिस्टम है। ये बेसिकली ग्लाइड बॉम्ब्स हैं और ये सिस्टम जिस तरीके के एरियाज में टर्की ऑपरेट करता है वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो अगेन अरुणाचल, लद्दाख और कश्मीर के कुछ इलाकों में हवा काफी ज्यादा पतली होती है और इसी वजह से ग्लाइड बॉम्ब उतना ज्यादा लेफ्ट जनरेट नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से इनकी रेंज घटकर आधी से भी कम हो जाती है। और यही कारण है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है
और इसी वजह से इन सिस्टम्स को डेवलप करने में थोड़ा और ज़्यादा समय लग रहा है। थैंकफुली ये सारे कंपोनेंट ऑलरेडी डेवलप करे जा चुके हैं और अब सितंबर तक जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ये सिस्टम मिलेंगे तो ये दोनों ही ड्रोन इन क्षमताओं के साथ में आएंगे जो इंडियन आर्म फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से मीट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।